कैसे हैं बच्चों आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई जम करके कर रहे होंगे। तो आपको लास्ट क्लास मैंने आपको सोल्व किया था 25 तक। मैं रोटेशनल मोशन का आईआईटी का क्वेश्चन बैंक में सोल्व कर रहा था और कहाँ तक सोल्व किया था, 25 तक किया था। तो चलिए आज आगे मैं 26 से सोल्व करने जा रहा हूँ और आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट तक जो है आप लोग जो है जरूर आप बने रहिए। और चलिए आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए मैं देखता हूं 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए डिस्क इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, यानी प्योर रोलिंग मोशन है दोस्तों। जब प्योर रोलिंग मोशन होगा तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कहता है कि सी इज इट्स सेंटर एंड क्यू एंड पी आर 2 पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सी। कहता है दो पॉइंट है पी और क्यू, दोनों इक्वी डिस्टेंस पर है। लेट वीपी बीक्यू एंड वीसी बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटीज ऑफ पॉइंट्स पी क्यू एंड सी रेस्पेक्टिवली। देन अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसी को मैं आईसी मान ले रहा हूं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को क्या मान रहा हूं, आईसी। तो इसके बाद कंबाइंड मोशन जो होता है प्योर रोटेशनल मोशन में हो जाता है। ये बात आपको पता है कि नहीं, ये बात पता है। विथ सेम एंगुलर स्पीड, क्लियर है ना। तो यदि सेंटर का एंगुलर स्पीड ओमेगा था तो सेम एंगुलर स्पीड से ये प्योर रोटेशनल का काम करेगा। किसके बाद, आईसी के बाद। ये इंस्टेंटेनियस सेंटर आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद प्योर रोटेशनल मोशन हो जाएगा। अब यहां पर देखिए इंस्टेंटेनियस सेंटर यही काम कर रहा है ना। तो यहां से ये ओमेगा है, तो जिसका जितना ही ज्यादा डिस्टेंस होगा, तो ये सबसे कम डिस्टेंस है, ये उसके बाद सबसे लास्ट में ये है। तो इसका आर क्या हो गया, ज्यादा ना। तो इसका आर ज्यादा हुआ, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका। तो v इज इक्वल टू क्या जानते हैं, आर ओमेगा जानते हैं। नहीं तो ओमेगा तो सबका सेम है, क्लियर। तो जिसका आर ज्यादा उसका भी ज्यादा, जिसका आर ज्यादा उसका भी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, Q का, उसके बाद C का, उसके बाद P का। Q का, C का, उसके बाद P का। यही तो आंसर हो गया, क्लियर है ना। तो ये आपका आंसर हो, बराबर तो पॉसिबल है ही नहीं। VP का सबसे ज्यादा होगा नहीं। यहां पर क्या कहता है, VQ से ज्यादा होगा VC का, ये पॉसिबल नहीं है। जिधर मुंह ओपन होता है उधर बड़ा होता है। ग्रेटर लेस कीजिएगा तो कंफ्यूज कर जाएगा। जिधर मुंह ओपन दोस्तों उधर वाला क्या होगा, बड़ा होगा, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आ रहा हूं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है, कहता है कि फ्रॉम ए सर्कुलर डिस्क, जैसे सेंटर ऑफ मास में कटिंग करके सेंटर ऑफ मास फाइंड करते थे, उसी तरह यहाँ पर जब कट कर करके निकाल दिया जाएगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेनिंग पार्ट का क्या होगा, यही आपसे डिमांड कर रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो है इसको रेडी कर लीजिएगा और कभी भी नीट में उठा करके डाल देगा कोई क्वेश्चन उठा करके। इसलिए नीट वालों से मैं बारी बारी ये बात बोल रहा हूँ, ये दिमाग में जो कचरा आपका बैठा हुआ है, कचरा घुसा हुआ है, अब पता नहीं कौन आप लोग को घुसा देते हैं कि आईआईटी का क्वेश्चन से तुमको क्या मतलब है, इसलिए आपसे फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं बन पाता है। और वो अपना एक मॉडल बना देंगे मटेरियल, कहेंगे कि इसी को बना हुआ, उसमें सब रहेगा लॉलीपॉप क्वेश्चन एकदम हल्का। तो आपको जो है अच्छा रैंक नहीं आ पाएगा। अब कोई क्वेश्चन आउट करके अब रैंक लिया था तो वो तो बात ही अलग है। तो चलिए आज आपको मैं बताने जा रहा हूं इसका। कहता है कि फ्रॉम ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r, और क्वेश्चन आप में मेन हाथ जानते हैं किसका होता है। अब क्या बोलना नहीं चाह रहा हूं, तो अपना रिजल्ट दिखाने के लिए लोग जो है आउट करा देता है। चलिए देखिएगा, फ्रॉम ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास 9m, a small disk of radius r/3 is removed from the disk। कहता है क्या किया है, रिमूव कर दिया है, क्लियर है ना। The moment of inertia of the remaining disk about
एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क, यानी इस एक्सिस के अबाउट आपको फाइंड करना है रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ गया ना? तो रिमेनिंग पार्ट का आई आर मान ले रहा हूं, तो आई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से कटिंग पार्ट वाला को घटाना होगा, यही आंसर हो जाएगा। नहीं तो चलिए अब इसको निकालिए। तो कहता है कि टोटल मास 9m है और रेडियस बड़ा वाला का कितना है r, टोटल मास कितना था 9m और उसको r/3 का कट कर लिया। तो सबसे पहले तो उसका मास हमको फाइंड करना होगा। तो देखिए मास फाइंड करने के लिए क्या लिखिएगा, ये देखिए ना पाई r स्क्वायर का मास था 9, तो 1 में कितना, तो 1 में कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 में हो जाएगा आपका 9m डिवाइडेड बाई पाई r स्क्वायर। क्लियर है? तो पाई r/3 का होल स्क्वायर में कितना मास हो जाएगा, तो 9m बाई पाई r स्क्वायर इनटू पाई r स्क्वायर बाई 9। तो 9 से 9 कैंसिल हो गया और पाई r स्क्वायर हो गया, मतलब कि m हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात। देखिए जो भी आईआईटी का क्वेश्चन या नीट का क्वेश्चन पूछेगा, यदि आपका लेंथी कैलकुलेशन जा रहा है तो समझ लीजिए आप रास्ता गलत पकड़ लिया। देख अब तक जितना क्वेश्चन मैं बनाया बहुत हाफ पेज गया है, उससे पहले ही 1 से 2 लाइन में सब बन गया। क्लियर है ना? चलिए देखिए इधर अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक आध क्वेश्चन लेंथी डाला जाता है ताकि जो है आप उसी में लटपटा कर रहे हैं, लेकिन कैलकुलेशन आपका सब आसान देगा। आपसे मैथ नहीं ना, आपको आपसे फिजिक्स पूछ रहा है कि फिजिक्स जानते हैं कि नहीं। चलिए देखिए तो यहां से आई रिमेनिंग बराबर आई, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, डिस्क है तो mr स्क्वायर बाई ये मास हो गया बाई 2 हो जाएगा माइनस कटिंग पार्ट का कितना हो जाएगा। तो इसके लिए तो आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। कैसे? देखिए ना, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2, तो इस कटिंग पार्ट का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ये आपको फाइंड करना है। क्लियर है ना? तो चलिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम से लगाइएगा। तो सबसे पहले ये डिस्टेंस देखिए, तो r/3 है, तो r माइनस r/3 ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इधर वाला r/3 घटाइएगा ना, ये जो है यही इसका सेंटर है, तो इधर वाला जो है ये r/3 घटाइएगा पूरा r में से, तो ये आपका सेपरेशन कितना हो जाएगा 2r/3 आ जाएगा, r माइनस r/3 2r/3, यही आपका ए का काम कर देगा। क्लियर है? तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या लिखेंगे, आईसीएम, तो आईसीएम हो जाएगा इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका मास है m और रेडियस है r/3, mr स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, नहीं अब प्लस a स्क्वायर, ए की जगह कितना हो जाएगा 2r/3 का होल स्क्वायर। बोलिए होगा कि नहीं, इतना हो जाएगा। क्लियर? हम कौन सा थ्योरम लगाए हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या लगाए थे, आईसी का वैल्यू निकालने के लिए आईसीएम प्लस एम स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगाए हैं यहाँ पे। क्लियर है? अब इसको फर्दर सोल्व कर लीजिएगा, जो आएगा आंसर हो जाएगा। कर लीजिएगा सोल्व। क्या देखिए इधर सोल्व इसलिए कर दे रहा हूँ कि इसमें नीट के भी लोग बैठे हुए हैं ना, तो नीट वालों के लिए करना ना पड़ेगा। चलिए देखिए ऐसे आप करते तो ज्यादा अच्छा था। चलिए देखिए ये कितना हो जाएगा 9, तो mr स्क्वायर बाई 9 टू जा 18 और यहाँ पे 4mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। बोलिए कोई कष्ट है क्या, कोई कष्ट नहीं है। चलिए ठीक है, कैलकुलेशन कर दिए। देखे ना, अरे यार r/3 को क्या लिखेगा, r स्क्वायर बाई 9 नहीं हो जाएगा, 9 टू जा क्या होगा, सॉरी ये 9 टू जा 18 और यहाँ पर 4 ऊपर हो जाएगा, नीचे 9 हो जाएगा। अब इसको फर्दर 9mr स्क्वायर बाई 2 माइनस इसको घटा दीजिए, ये 18 हो जाएगा, इसको एलसीएम लीजिएगा तो ये mr स्क्वायर ये
8mr²। नो कष्ट, अरे कोई कष्ट है नहीं ना, चलिए नो एनी प्रॉब्लम। माइनस कितना हो जाएगा 9mr² बाई 18, ये तो कैंसिल हो गया। देख रहे हैं कितना कैलकुलेशन एकदम आसान देता है। अब इसको घटाइए, सॉरी 9 टू जा 18 ना, मिस्टेक हो गया, ये हो जाएगा 2। अब इसको घटा दीजिए तो 9mr² में से mr² घट जाएगा, तो एलसीएम में हो जाएगा। तो 9mr² माइनस mr² क्या हो जाएगा दोस्तों 8mr² बाई 2 यानी 4mr²। दिस इज द आंसर, विच इज करेक्ट। बहुत मजेदार क्वेश्चन था, विच इज करेक्ट, ए इज द करेक्ट ऑप्शन 4mr²। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 4mr²। नहीं दिख रहा है क्या, लीजिए मैं इसको बढ़ा दे रहा हूं, अब दिखा, आंख में घुसा के नहीं, चलो घुस गया, ठीक है। तो ये हो गया 4mr²। क्लियर, चलिए यही था, ये रहा आपका सॉल्यूशन। क्लियर है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आ रहा हूं। ये देख लीजिए, देखिए मेन प्रोसेस समझ लीजिए कैसे करना है, उसके बाद तो आप उसको बना ही दीजिएगा, उसको बना दीजिएगा ना कि नहीं बनाइएगा। एक सेकेंड, थोड़ा मोबाइल को साइलेंट कर ले रहा हूँ, नहीं तो बच जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा मिस्टेक से। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कौन सा क्वेश्चन था इसके बाद, ये क्वेश्चन रहा 28। 27 तो देख ही चुके, 28 पढ़िए क्या कहता है। ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए देखिए, ए पार्टिकल मूव्स इन ए, गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे ना, वही पानी पेट्रोल ले लिया। ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विथ डिक्रीजिंग स्पीड। स्पीड क्या हो रहा है, घट रहा है। सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, कैसा पाथ पे, सर्कुलर पाथ पर। देखिए ना एकदम सर्कल बनाते हैं, एकदम सुंदर सर्कल, ये सर्कुलर पाथ पर चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए विथ डिक्रीजिंग स्पीड, स्पीड क्या हो रहा है दोस्तों, घटते हुए जा रहा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, स्पीड घट रहा है, तो इसमें देखिए क्या कहता है, एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, भी डिक्रीजिंग है, तो ओमेगा बराबर भी बाई आर। आर तो जिंदगी में घटेगा नहीं, आर इसका कांस्टेंट ना दिया हुआ है, आर घटेगा तो फिर स्पाइरल पथ बन जाएगा। स्पाइरल पथ तो कहीं राइट कर रहा है, सर्कुलर पथ पर जा रहा है, तो भी घट रहा है तो ओमेगा भी घटेगा नहीं। जब ओमेगा घटेगा तो कहता है चूज करेक्ट ऑप्शन। जब ओमेगा घट रहा है लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल का क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट वही रहेगा, तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है आई ओमेगा होगा। तो ओमेगा घट रहा है तो एल भी घट रहा होगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पर देखिए एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, ये तो होगा नहीं। एक्सीलरेशन इज टुवर्ड सेंटर, जब स्पीड वेरिएबल हो जाता है तो सेंटर के तरफ एक्सीलरेशन, नेट सेंटर के तरफ एक्सीलरेशन नहीं होता। क्लियर है ना, जब स्पीड वेरी करेगा तो दो एक्सीलरेशन होगा ना, स्पीड घट रहा है तो वेलोसिटी के अपोजिट होगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं, और इधर एक सेंटर के तरफ होगा, तो रिजल्टेंट कहीं ऐसा ना एक्सीलरेशन आएगा। क्लियर है, ये हो जाएगा ए एन, तो ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट एक्सीलरेशन। ये भी ऑप्शन सही नहीं है। चलिए, पार्टिकल मूव्स इन ए स्पाइरल पाथ
विथ डिक्रीजिंग रेडियस। कहता है कि पार्टिकल जो है स्पाइरल पाथ पर चल रहा है, ये पार्टिकल मूव्स इन सर्कुलर पाथ कर दिया है, तो स्पाइरल पाथ का तो सोचेंगे भी नहीं। क्लियर है ना? आगे देखिए, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। तो ऐसे में घूम रहा है, तो जैसे घूम रहा है वैसे इस तरह राइट हैंड घुमाइए 4 फिंगर्स को, इधर की तरफ क्या हो जाएगा, किसका डायरेक्शन, ओमेगा का डायरेक्शन। नहीं, ओमेगा का डायरेक्शन किधर होगा, आउटवर्ड। यानी यहां पर दोस्तों ओमेगा का डायरेक्शन हो जाएगा किधर, आउटवर्ड। ओमेगा का डायरेक्शन हो जाएगा आउटवर्ड। क्लियर है? अल्फा का डायरेक्शन किधर होगा, ओमेगा घट रहा है तो अल्फा का डायरेक्शन हो जाएगा अंदर। नहीं, वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट होता है तब ना एक्सीलरेशन उसका घटता है, सॉरी स्पीड उसका घटता है, वेलोसिटी क्या होगा, घट रहा है। तो ओमेगा का डायरेक्शन तो हमेशा आउटवर्ड ही रहेगा, घट रहा है लेकिन ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉक घूमेगा तो किधर होगा, आउटवर्ड। तो इसका डायरेक्शन फिक्स है, तो एंगुलर मोमेंटम का भी डायरेक्शन क्या होगा, फिक्स होगा। बोलिए होगा कि नहीं? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिलेशन कांस्टेंट, ये सही हो गया ऑप्शन। क्लियर है? तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 29 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है। कहता है कि सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया r। क्लियर है? एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है दोस्तों, i है। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। i इज इक्वल टू 2/5 mr²। यही कर रहा है ना, इतना तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस, कहने का तो वन एक्सिस के अबाउट ये दिया हुआ है। इट इज मेल्टेड इनटू ए डिस्क ऑफ रेडियस r एंड थिकनेस t। अब उसको मेल्ट करके डिस्क बना दिया गया है जिसका थिकनेस है t दोस्तों, और रेडियस कितना है, r है। If its moment of inertia about tangential axis is perpendicular to the plane of disk, प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब डिस्क ऐसा है तो प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसा है। क्लियर है ना? तो इसके अबाउट कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये ICM दे देगा और ये हो जाएगा mr²/2 हो जाएगा डिस्क का, क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इसके अबाउट कितना, तो mr²/2 प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम से mr², तो ये हो जाएगा 3/2 mr²। बोलिए कोई कष्ट है? कोई कष्ट नहीं है, सब सही है। अब खुद समझिए, स्फीयर का मेल्ट करके डिस्क बना दिया गया है तो मास वही होगा कि बदल गया होगा, वही होगा ना। जो स्फीयर का दोस्तों मास होगा वही डिस्क का होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। चलिए, तो जो स्फीयर का मास होगा वही डिस्क का, तो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 2/5 mr²। नहीं, आगे देखिए क्या कहता है, कहता कि इज ऑल्सो इक्वल टू i, मतलब कि जो ये डिस्क है टेंजेंट के अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया i ही है, यानी जो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही डिस्क के टेंजेंट के अबाउट। तो डिस्क का टेंजेंट के अबाउट कितना आया है, 3/2 mr²। क्लियर? इसका रेडियस अलग होगा ना, स्मॉल r। क्लियर? यहाँ स्मॉल r कर दीजिए क्योंकि कैपिटल R दिया हुआ था स्फीयर का रेडियस। अरे यार, कैपिटल R किसका रेडियस दिया हुआ है, स्फीयर का दिया हुआ है। ये r² को हटा दीजिए, यहाँ से ये r² को हटा दीजिए और स्मॉल r² होगा ये। क्लियर? चलिए, अब ये भी i के बराबर है। किसके बराबर है, i के बराबर। तो जो सॉलिड स्फीयर का था वही इसके अबाउट हो जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए ना, यहाँ से जो जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दीजिए। यहाँ से कैंसिल कौन हो रहा है, m कैंसिल हो जा रहा है, कर दीजिए। तो हमको स्मॉल r निकालना है,
कितना हो जाएगा, 2 को इधर भेज दीजिए तो 4 और 3 को इधर भेजिए तो डिवाइड हो जाएगा 15 नहीं, और आर स्क्वायर का अंडर तो ऊपर वाला जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा √15 इंटू आर। वाह क्या बात है, जितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन था आंसर तो एकदम छुटा गया। कौन सा ऑप्शन होगा, 2r बाई √15, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, लिखिए क्वेश्चन पढ़ लिए थे, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाता हूँ। 30 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कहता है कि ए स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी रोल्स, यूनिफॉर्म डेंसिटी है, रोल्स ऑफ ए कर्व सरफेस विथ इनिशियल वेलोसिटी v, इनिशियल कितना दिया हुआ, v दिया हुआ है। इट रीचेज अप टू मैक्सिमम हाइट of 3v square by 4g with respect to initial position। कितना हाइट गया है, हाइट गया है कितना, चलिए नहीं मान लेते हैं यहाँ गया तो 3v square by 4g, यही h दिया है नहीं। अब आगे देखिए, विथ रेस्पेक्ट टू द इनिशियल, मतलब कि टोटल के टोटल किसमें कन्वर्ट हो गया होगा, पोटेंशियल एनर्जी। द ऑब्जेक्ट इज, द ऑब्जेक्ट क्या है, ये प्योर रोलिंग हो रहा है। जब प्योर रोलिंग होगा यही आपका ऑब्जेक्ट है और प्योर रोलिंग है तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो आईसी इसको ट्रीट कर सकते हैं दोस्तों, और इसके बाद वही एंगुलर स्पीड होगा जो इसके बाद होगा, सेंटर ऑफ मास के बाद होगा। क्लियर है ना, प्योर रोटेशनल ट्रीट किया जाता है, जो सेंटर ऑफ मास के बाद एंगुलर स्पीड होता है वही इसके बाद होता है। बन गया क्वेश्चन। जब ये प्योर रोटेशनल हो गया तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ, और इसके बाद मोमेंट ऑफ एनर्जी है, इसके बाद आईसीएम नहीं अब प्लस एम स्क्वायर। क्लियर, ए की जगह क्या हो जाएगा, आर, तो एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये टोटल के टोटल पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया तो एम जी एच, एच की जगह 3v स्क्वायर बाई 4g। बन गया क्वेश्चन, बना लीजिए यहाँ। नहीं मास नहीं दिया तो एम लेके चल दिया है। अब यहाँ पर ओमेगा की जगह क्या पुट कीजिएगा, एम आर स्क्वायर v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो m3mg इंटू वी स्क्वायर बाई 4g, तो g काट दीजिए ना, g हो गया कैंसल, नहीं तो 3 हटा ना दीजिए g को, चलिए तो 3mv स्क्वायर बाई 4। क्लियर है यहाँ तक, चलिए और कुछ करता है क्या, वी स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है दोनों तरफ, पूरा दीजिए कैंसिल। तो यहां से आईसीएम प्लस एम आर स्क्वायर इधर सबको भेजिए, तो 3 2 जा, ये 2 भी काट दीजिए ना, तो 3mr स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। सही किया क्या, ठीक है। यहां से आईसीएम इज इक्वल टू 3mr स्क्वायर बाई 2 माइनस mr स्क्वायर, यानी mr स्क्वायर बाई 2। तो हाफ mr स्क्वायर किसका होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क का, नहीं सेंटर ऑफ मास का अबाउट आया है हाफ mr स्क्वायर, तो ये डिस्क होगा ना, तो दिस इज करेक्ट। क्लियर, ये क्या होगा, डिस्क होगा दोस्तों। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा,
31। पढ़िए, कहता है कि टू सॉलिड cylinders P and Q of same mass and same radius start rolling down a fixed inclined plane from the same height at same time। मतलब सेम हाइट से गिराया जा रहा है, सेम टाइम से गिराया जा रहा है, सेम हाइट से और सेम टाइम से गिराया जा रहा है। आगे देखिए क्या कहता है, यही देखिए सेम हाइट सेम टाइम, दोनों को t बराबर 0 पर यहां से छोड़ा गया है, सॉलिड सिलेंडर है। क्लियर है ना? P एंड Q, एक है P और दूसरा है Q। आगे क्या कहता है, सिलेंडर P हैज मोस्ट ऑफ इट्स मास कंसंट्रेटेड नियर इट्स सरफेस। तो सरफेस के नजदीक ज्यादा होगा मास कंसंट्रेटेड, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका ज्यादा हो जाएगा। तो P का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा किससे? Q से। Q हैज मोस्ट ऑफ इट्स मास कंसंट्रेटेड नियर द एक्सिस। जो नियर द एक्सिस होगा, एक्सिस के जितना ही दूर होता है उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, और एक्सिस के जितना ही नजदीक होता है बच्चों उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम। एक्सिस के नजदीक होगा तो कम और दूर होगा तो ज्यादा, क्योंकि आर बढ़ जाएगा। नहीं तो चलिए, ये आपका हो गया, इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, कहता है कि विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इज आर लग गया, मतलब एक से अधिक भी सही हो सकता है, इसलिए चेक कर लेना है सब ऑप्शन को। चलिए देखिए, इतना तो क्लियर हो गया कि आईपी जब ग्रेटर हो गया, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या जानते हैं इंक्लाइन प्लेन पर, g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस i बाय m r स्क्वायर। यही होता है ना, जिसका i ज्यादा उसका एक्सीलरेशन कम। तो जिसका i ज्यादा उसका एक्सीलरेशन कम था। i किसका ज्यादा है? p का, तो उसका एक्सीलरेशन कम हो जाएगा। नहीं तो q का एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, मतलब q का वेलोसिटी तेजी से बढ़ेगा। क्लियर है ना? q का वेलोसिटी क्या होगा? तेजी से बढ़ेगा। तो q का जब वेलोसिटी तेजी से बढ़ेगा, एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और पार्टिकल शुरू में रेस्ट में है, तो 1 सेकेंड में कितना वेलोसिटी बढ़ेगा? 10। कब? जब वेलोसिटी एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है? सेम होता है। तो जब भी वेलोसिटी एक्सीलरेशन का डायरेक्शन सेम होगा तो स्पीड अप होगा। तो 10 यदि एक्सीलरेशन है तो 1 सेकंड में 10 बढ़ेगा, फिर अगला 1 सेकंड 10, फिर अगला 1 सेकंड 10 बढ़ते जाएगा। तो जिसका एक्सीलरेशन ज्यादा हुआ उसका वेलोसिटी तेजी से बढ़ेगा, तो जिसका तेजी से बढ़ेगा वो पहले पहुंच जाएगा। कौन बड़ी बात है? नहीं, तो Q वाला पहले पहुंच जाएगा। कहां पर? ग्राउंड पर। कोई ऑप्शन है? बोथ P एंड Q रीच ग्राउंड एट सेम टाइम। ये तो जिंदगी में होगा नहीं। सिलेंडर P हैज लार्जर लीनियर एक्सीलरेशन। कहता है कि P का लार्जर लीनियर एक्सीलरेशन होगा। कहाँ यार? P का तो कम हो रहा है, ये भी नहीं होगा। बोथ सिलेंडर्स रीच द ग्राउंड विथ सेम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो उसका तेजी से बढ़ रहा है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या बढ़ रहा है? तेजी से बढ़ते जा रहा है। नहीं, और डी में क्या कहता है? सिलेंडर इज, यही तो होगा, विथ सेम एंगुलर स्पीड। क्लियर है? तो इस सेम एंगुलर, सॉरी क्या कर रहा है, सिलेंडर Q रीचेज द ग्राउंड विथ लार्जर एंगुलर स्पीड। जब V ज्यादा होगा तो V बराबर R ओमेगा, और दोनों तो सिलेंडर क्या था? रेडियस सेम था, तो V बराबर R ओमेगा। तो ओमेगा जिसका V ज्यादा उसका ओमेगा ज्यादा, V बराबर R ओमेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जिसका ओमेगा, जिसका भी ज्यादा उसका ओमेगा ज्यादा, यानी ओमेगा Q ग्रेटर होगा ओमेगा P से। क्लियर? तो डी वाला ऑप्शन हो गया। बोलिए, कोई दिक्कत है? और तेजी से जो आएगा उसी का ना एनर्जी ज्यादा होगा। कहता है सेम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये तो पॉसिबल है ही नहीं, ट्रांसलेशनल हाफ mv स्क्वायर होगा। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर। तो जिसका भी ज्यादा उसका काइनेटिक ज्यादा।
तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्यू का ज्यादा होगा किससे, पी से। क्लियर? तो ये तो होगा ही नहीं, बोथ सिलेंडर रिच विथ सेम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये तो होगा नहीं। क्लियर है? समझ गए? चलिए, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 31 तो हो ही ना गया, 2 बार 31 लिखा गया है। 2 बार लिखा गया 31। चलिए ये हो चुका है, आगे बढ़िए। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 32 क्या कहता है, ए थिन यूनिफॉर्म रॉड pivoted at O is rotating in horizontal plane with constant angular speed omega। मैं उधर से इसलिए जाकर के पढ़ता हूँ कि यहाँ पर जो है इसका ब्राइटनेस इतना ज़्यादा रहता है, आँख पर भार पड़ता है, इसलिए पीछे जाकर पढ़ता हूँ। आप लोग क्लियर दिख रहा है? कहता है थिन यूनिफॉर्म रॉड पिवोटेड एट ओ पर पिवोटेड है, क्लियर है ना, इज रोटेटिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा, कांस्टेंट से रोटेट कर रहा है, एज शोन इन फिगर। एट टाइम t बराबर 0 ए स्मॉल इंसेक्ट, कोई कीड़ा मकोड़ा है, स्टार्ट फ्रॉम ओ एंड मूव्स विथ कांस्टेंट v स्पीड v विथ रेस्पेक्ट टू द रॉड टुवर्ड्स द अदर एंड। देख रहे हैं ना, यही जो है छोटू जा रहा है, कीड़ा मकोड़ा है, क्लियर, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। कहता है कि इट रीचेज द अदर एंड एट t बराबर t एंड स्टॉप, जाकर के वहां पर एंड पर जाकर के रुक गया। क्लियर? द एंगुलर स्पीड ऑफ द सिस्टम रिमेन्स ओमेगा थ्रू आउट। कहता है कि इसका एंगुलर स्पीड क्या है, थ्रू आउट ओमेगा है। आप खुद समझिए, इंसेक्ट जैसे जैसे इधर जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का बढ़ते जाएगा। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो क्या होगा, जैसे जैसे इधर जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो L बराबर आई ओमेगा होता है, नहीं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा, तो घटेगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि नहीं कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो क्या है, उसको कुछ ना कुछ फोर्स लगाना होगा और टॉर्क लगाना होगा, तब ना कांस्टेंट होगा। अब मान लीजिए कि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और यहाँ फ्रिक्शन है, तो इसका स्पीड तो घटना शुरू हो जाएगी। तो जितना घट रहा है उतना यदि इधर से उसको पावर दे दिया जाए तो क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा भी। बोलिए तो पावर कितना होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग बनाए, उसी तरह का यहाँ पर है। तो यहाँ पर टॉर्क जो है लग रहा होगा, तो चलिए ना वही आपसे पूछ रहा है कि टाइम के साथ कैसे वैरी करेगा। जब पार्टिकल, जब ये इंसेक्ट यहाँ आ जाएगा, यहाँ जाके स्टॉप हो जाएगा, तब तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिक्स हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट तो ये भी फिक्स हो जाएगा, नहीं क्लियर। और शुरू से ये कांस्टेंट दे दिया है, मतलब कि यहां से यहां तक उसको टॉर्क लगा करके एंगुलर वेलोसिटी को कांस्टेंट किया गया है। लेकिन रियल में ऐसा, यदि टॉर्क आप नहीं लगाइएगा तो क्या होगा, आई बढ़ेगा तो ये घटना शुरू हो जाएगा। तो उसको क्या कर रहा है, टॉर्क लगा रहा है ताकि ओमेगा कांस्टेंट हो जाए। वही टॉर्क का ग्राफ आपसे पूछ रहा है। तो चलिए देखिए, ईंट पर जब चल जाएगा तो आई तो कांस्टेंट हो जाएगा, नहीं तो उसके बाद ओमेगा भी, ओमेगा तो पहले से ही कांस्टेंट है, और वहां पर जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो उसके बाद एल कांस्टेंट हो जाएगा। जब एल कांस्टेंट हो जाएगा दोस्तों, तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। यानी टी का वैल्यू टी पर नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, 0। टी का वैल्यू टी पर नेट टॉर्क 0 है क्या, इसमें नहीं होगा, इसमें आ जाइए। टी का वैल्यू टी पर नेट टॉर्क 0 है। इसके बाद जो है टी का वैल्यू टी के बाद नेट टॉर्क देखिए 0 है, ये पॉसिबिलिटी है होने का। इसमें आ जाइए, इसमें भी टी के बाद नेट टॉर्क 0 नहीं है, इसमें है पॉसिबिलिटी। अब चलिए यही दो ऑप्शन में
कोई सही होगा। लक पर मारना हो, टाइम कम है तो मार दीजिए दोनों में से कोई। आपका भाग ठीक होगा, लक ठीक होगा तो सही हो जाएगा। चलिए देखिए, लेकिन ये दोनों को तो गलती से भी नहीं मानना है। चलिए, तो यही आपका इंसेक्ट जो है किधर जा रहा था, इस रॉड पर मूव कर रहा था। नहीं, रॉड था ना, हाँ रॉड था, यही इंसेक्ट है। ये रहा इंसेक्ट, क्लियर। तो ये मान लेते हैं कितने दूरी पर है, x दूरी पर है। कितना दूरी पर, x दूरी पर। और ये चलना कहां से शुरू किया था, स्टार्ट्स एट t बराबर 0 फ्रॉम ऑरिजिन। ऑरिजिन से चलना शुरू किया था जी। कब, जब t का वैल्यू 0 था तब, मतलब शुरू में ऑरिजिन पर था। तो ये x इज इक्वल टू कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो x इज इक्वल टू vt हो जाएगा। यहां पर मान लेते हैं कि t का वैल्यू t हो गया, क्लियर। तो अब चलिए टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा। एक तो रॉड का होगा, तो रॉड का कितना लिख सकते हैं, रॉड था ना, ये थिन यूनिफॉर्म रॉड पिवोटेड एट O is rotating in horizontal plane with constant angular speed। तो चलिए रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, नहीं मास दे ले तो मास आई एल ले न लीजिए, तो I बराबर ml स्क्वायर बाई 3 प्लस इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कितना m, इसका कैपिटल M मान न लीजिए, इंसेक्ट का स्मॉल m मान लीजिए, इनटू x स्क्वायर। तो x स्क्वायर की जगह vt का स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए, अब यहां से L बराबर होता है I ओमेगा, ओमेगा कांस्टेंट है, तो ml स्क्वायर बाई 3 प्लस m v स्क्वायर t स्क्वायर इनटू ओमेगा, यही L हो जाएगा। अब यहां से टॉर्क आपसे पूछ रहा है ना, तो देखिए तो टाइम पे का फंक्शन हो गया, एल किसका फंक्शन हो गया, टाइम का। यानी टाइम बदलेगा तो एल बदलेगा। जब भी टाइम बदलेगा तो एल क्या होगा, चेंज होगा। इसलिए निश्चित रूप से टॉर्क एल कांस्टेंट नहीं होगा कभी, नहीं ना। एल कांस्टेंट कब होगा, जब इन पर पहुंच जाएगा तब। तो dl बाई dt इसका निकालिए, तो इसका क्या हो जाएगा 0, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो रॉड का कांस्टेंट रहेगा। इसका पावर को आगे तो 2mv स्क्वायर, वेरिएबल कौन है, t है, इनटू ओमेगा। बोलिए लिख सकते हैं, यानी 2mv स्क्वायर t इनटू ओमेगा। dl बाई dt क्या होता है, टॉर्क होता है। dl बाई dt क्या होता है, टॉर्क। क्लियर, बन तो गया। मतलब t और टॉर्क का देखिए पावर क्या है 1। निश्चित रूप से स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, पासिंग थ्रू ऑरिजिन। स्ट्रेट लाइन, यही दोनों में से कोई होगा ना, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। क्लियर। और देखिए t का वैल्यू जब t हो गया उसके बाद ये इंसेक्ट जो है इंड पर पहुंच गया, तो उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये भी कांस्टेंट और ये तो कांस्टेंट पहले से है ही, तो एल कांस्टेंट हो जाएगा। तो एल कांस्टेंट हो जाएगा तो टॉर्क का वैल्यू dl बाई dt 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। देखिए उसके बाद 0 हो गया, यानी उसके बाद टॉर्क क्या हो गया है, 0। क्लियर। चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 32। इसको सॉल्व कर लीजिए, जल्दी कीजिए, और उसके बाद अगले क्वेश्चन पर मैं आ रहा हूँ। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्लियर है, इसको बनाइए, कैसे बनाइएगा। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए। कहता है ए हुक ऑफ रेडियस r एंड मास m रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट इज प्लेस्ड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। कहता है कि कितना से रोटेट कर रहा था, ओमेगा नॉट। ऐसे पकड़े, ऐसे घुमा करके रख दिए। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ
हुक इज जीरो, मतलब कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी शुरू में क्या था, जीरो था। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यही है आपका क्वेश्चन। हुक जो होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के बराबर होता है। हुक क्या है, अभी इस तरफ पतला रहता है जैसे आटा चक्की वाला पुल्ली देखे हैं, तो बीच वाला सब हटा दीजिए, तो बाहर वाला को क्या बोलेंगे, हुक को बोलेंगे। क्लियर है ना, पुल्ली देखे ना, इतना चौड़ा पट्टी होता है इस तरह का, तो वो क्या हो गया, हुक। ठीक है, तो उसी टाइप का होता है वो, एक तरह का समझिए सिलेंडर टाइप का ही हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया, तो हॉलो सिलेंडर जैसा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। क्लियर है, तो कितना है, mr²। ये इसको जो है शुरू में इसका वेलोसिटी कितना है, जीरो है, और ओमेगा का वैल्यू कितना है, ओमेगा नॉट। क्लियर, और जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा उस समय वेलोसिटी है v। क्लियर है, उस समय क्या है, इसका वेलोसिटी v है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, शुरू का एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। इस पॉइंट के बाद देखिएगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ पर किधर लग रहा होगा, इधर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा, इधर की तरफ, इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसके कारण टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। तो नेट एंगुलर मोमेंटम इसका क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। क्लियर है ना, तो चलिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो होगा वही फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा। क्यों, क्योंकि नेट टॉर्क इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट नेट टॉर्क सिस्टम पर क्या है, जीरो है। तो जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा वही फाइनल होगा। तो इनिशियल कितना, ये शुरू में ट्रांसलेशनल वेलोसिटी जीरो है, केवल प्योर रोटेशनल होगा ना। जब भी प्योर रोटेशनल होता है तो क्या लिखते हैं, आई ओमेगा। तो आई कितना इसका हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², नहीं, इनटू ओमेगा नॉट इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का भी वेलोसिटी है, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन भी है और रोटेशनल भी है। तो जब भी इस तरह का कंबाइंड मोशन होता है तो हम लोग आईसी के बाद डायरेक्ट इसका क्या ले लेंगे, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लेंगे, और सेम एंगुलर स्पीड से ये क्या करेगा, रोटेट करेगा और प्योर रोटेशनल हो जाएगा। यानी आईसी के बाद कंबाइंड मोशन को हम लोग प्योर रोटेशनल में ट्रीट कर लेते हैं विथ सेम एंगुलर स्पीड। ऐसे इसको बनाइएगा, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों ट्रीट करके, तो फिर आपको सोचने में भी दिक्कत होगा और लॉन्ग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका प्योर रोटेशनल। तो प्योर रोटेशनल में इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाद आई लेना है इनटू ओमेगा। तो इसके जगह क्या पुट कीजिएगा, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr², तो इसके बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के बना लेंगे ना, तो इसके बाद mr² प्लस mr², तो 2mr² हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 2mr² इनटू ओमेगा की जगह v/r। अरे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके बनाइएगा ना, I बराबर ICM प्लस ma²। तो यहाँ से ICM कितना है, mr² है, और ये सेपरेशन बिटवीन पैरेलल एक्सिस r, तो 2mr² आ जाएगा कि नहीं, बोलिए। क्लियर, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, निकालना क्या है, हमको v निकालना है। तो ये से ये कैंसल, mr² ओमेगा नॉट, तो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दीजिए। तो m से m कैंसिल, r² से r² कैंसिल, और आपको v फाइंड करना है, तो v निकालेगा तो r इधर आ जाएगा, तो ओमेगा नॉट r, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये रहा आपका आंसर दोस्तों। क्लियर है ना, ठीक है। तो चलिए इसको आप, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, चलिए तो ये आपको बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34। देखिए 34 क्या कहता है, कहता है कि बॉब ऑफ मास m अटैच्ड टू
एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, इनएक्सटेंसिबल मतलब जो इलोंगेट नहीं हो, of length L is suspended from a vertical support. The bob rotates in horizontal circle with an angular speed omega radian per second. A bob vertical support. क्लियर है ना? यानी ऐसे पकड़ के ऐसे रोटेट कर रहा है, देखिए ऐसे, क्लियर है? यही हो गया वर्टिकल सपोर्ट। अब आगे देखिए क्या करता है, एट अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यही हुआ ना, और ऐसे घूम रहा है, ऐसे क्या हो रहा है, घूम रहा है। कहता है कि क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। देखिए इधर सिंपल समझिए, देखिए ऐसे ही रोटेट कर रहा है ना, क्लियर? तो मान लीजिए कि ऐसे रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पर वेलोसिटी इस टिप पॉइंट का क्या होगा, इधर, तो जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन उधर मोमेंटम का डायरेक्शन, क्लियर है? और आर हो जाएगा ये, क्योंकि इसके बाद निकालना है। तो अब देखिए आर क्रॉस पी क्या देता है, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन देगा। तो आर क्रॉस पी, क्रॉस कीजिए, डायरेक्शन इधर हो गया कि नहीं, बोलिए, क्लियर है? इधर की तरफ डायरेक्शन, यहाँ पर आइए, ऐसे घूम करके इधर आया होगा ना, तो यहाँ पर मोमेंटम का डायरेक्शन इधर और ये आर का डायरेक्शन इधर। तो आर क्रॉस पी होगा दोस्तों, तो इधर डायरेक्शन आ रहा है, देखिए एंगुलर मोमेंटम का, यहाँ पर किधर आया था, उधर, मतलब कि इसका डायरेक्शन जो है चेंज होते जाएगा, क्लियर है? एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। और ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो क्या होगा, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, ये आर तो फिक्स है, तो मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर है? एल बराबर क्या होता है, आर क्रॉस पी, एल का मैग्नीट्यूड आर पी साइन थीटा, थीटा तो 90 डिग्री दे देगा, ऐसा है ना? तो पार्टिकल इधर जाएगा तो देखिए 90 बन रहा है ना, आर और मोमेंटम के बीच, तो P का जगह क्या होगा, एम बी, और ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये भी कांस्टेंट है, ये तो 90 है, तो साइन 91 हो जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन चेंज करेगा। अब ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, कंजर्व तो होगा नहीं, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। एंगुलर कंजर्व कब कहा जाएगा, मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम रहेगा तब। एंगुलर मोमेंटम चेंजेज इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा है, ये भी नहीं होगा। एंगुलर मोमेंटम चेंजेज इन डायरेक्शन बट नॉट इन मैग्नीट्यूड, यही आंसर हो गया। एंगुलर मोमेंटम चेंजेज बोथ, ये तो होगा नहीं, क्लियर है ना? यानी ये आपका हो जाएगा आर, इसके जगह एम भी, ये हो जाएगा साइन 90, साइन 90 कितना होता है, 1 हो जाएगा, क्लियर? चलिए इसके बाद 90 कैसे होगा पता चला ना, देखिए ना, ऐसे ये आपको रुके दिखा रहा है, एक और पिन, चलिए देखिए इधर, यही पार्टिकल इधर जा रहा होगा, देखिए इसके बाद रोटेट कर रहा है, देखिए तो 90 बन रहा है ना, क्लियर है? तो आर और एम बी के बीच, मोमेंटम के बीच क्या कितना होगा, 90 हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन रहा आपके सामने, तो पहले वाला में क्या होगा, मैग्नीट्यूड दोस्तों कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको लिख ना दीजिए, एल बराबर कांस्टेंट, क्यों? क्योंकि ओमेगा आपका जो है तो स्पीड कांस्टेंट है, तो ओमेगा कांस्टेंट होगा, तो v बराबर आर ओमेगा होता है, ये कांस्टेंट तो ये भी तो कांस्टेंट हो जाएगा, क्लियर है ना? चलिए ऐसे भी देखिए, ओमेगा कांस्टेंट है और ये इस तरह का रोटेट कर रहा है, नहीं तो आई भी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट ही रहेगा, तो क्या होगा, आई ओमेगा एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, वहां से भी कांस्टेंट ही आ रहा है। मैग्नीट्यूड ये क्या बोलता है, ये डायरेक्शन केवल चेंज होगा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, क्लियर है ना? चलिए मैग्नीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट। इसके बाद
डायरेक्शन चेंज होगा। इसमें देखिए कहता है a mass m is supported by massless string wound around a uniform hollow wound around uniform hollow cylinder of mass m and radius r if the string does not slip on the cylinder. What acceleration will the mass fall on a release? किस एक्सीलरेशन से नीचे आएगा? देखिए ये रोटेट कर रहा है, डायरेक्ट ए बराबर अनबैलेंस कितना लगेगा, mg लगेगा ना यहाँ पे, अनबैलेंस फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, ऐसा क्लियर है। ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल टोटल मास ले लेना है, तो mg कितना और m और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये क्या है, हॉलो सिलेंडर है, तो हॉलो सिलेंडर का mr स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। देखिए ना आर स्क्वायर कैंसिल, तो कितना हो जाएगा g बाई 2m ना, g बाई 2m होगा, यानी mg बाई 2m, तो m कैंसिल, तो g बाई 2 आंसर आ जाएगा। देखिए एक लाइन में आंसर आ गया, क्लियर है। कितना आ जाएगा आंसर दोस्तों, g बाई 2। इसको डायरेक्ट एकदम भाग से इस तरह बना देना है, क्लियर, ठीक है ना। तो इस तरह का सॉल्यूशन आपको कहीं मिलेगा नहीं, ये मैं आपको शॉर्टकट इसको बनाया। इसमें लोग क्या करते हैं, ट्रांसलेशनल कंसीडर कर, रोटेशनल कंसीडर कर, सोल्व करते करते एक पेज हो जाता है। ऐसा कहीं पढ़े थे, अनबैलेंस डिवाइडेड बाई ट्रांसलेशनल मास प्लस रोटेशनल, रोटेशनल आई बाई आर स्क्वायर लेना है, ठीक है। आई का वैल्यू एम आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल, तो एम एम 2m हो जाएगा, एम कैंसिल हो जाएगा, जी 2 आगे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ऐसा सॉल्यूशन कहीं आपको नहीं मिलेगा, किसी बुक में नहीं मिलेगा, ना कोई लोग बताते हैं। तो यही सब जो है ना टेक्निक जो है, यदि आप 10 क्वेश्चन में लगा दिए तो समझिए आपका रैंक कितना बेहतर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन 36 क्या कहता है, फ्रॉम ए सॉलिड स्फीयर, फ्रॉम ए solid sphere of mass m and radius r, a cube of maximum possible volume is cut। तो यार सॉलिड स्फीयर में मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम कब कट होगा, जब डायगोनल जो है 2r के बराबर हो जाएगा। नहीं, डायगोनल किसके बराबर होगा, क्यूब का डायगोनल 2r के बराबर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्यूब अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स वन फेस, क्लियर है। इसको बनाइए, तो मैक्सिमम कितना 2r हो जाएगा, यानी डायगोनल जो क्यूब का होगा √3a डायगोनल होता है, और ये 2r के बराबर हो जाएगा, स्फीयर के रेडियस के बराबर। यहां से ये निकल गया 2r बाई √3, क्लियर। अब चलिए स्फीयर का डेंसिटी कितना हो जाएगा, तो रो बराबर मान लेते हैं स्फीयर का मास m है, तो मास बाई वॉल्यूम यही होता है ना, क्लियर है। अब क्यूब का भी डेंसिटी तो यही रहेगा ना, तो क्यूब का मास कितना हो जाएगा, तो क्यूब का मास स्मॉल m मान लेते हैं, नहीं, तो क्यूब का मास हो जाएगा, क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा कितना, 1 क्यूब इनटू रो, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास। ये क्यू कितना, इसके जगह वैल्यू पुट कर दीजिए 2r बाई √3 का क्यूब इनटू रो, क्लियर। 2 का क्यूब हो जाएगा 8, r क्यूब डिवाइडेड बाई √3 का क्यूब, मतलब 3 बार √3 लिखेंगे तो √3, तो 2 को √3 मिलकर 3 और 1 √3 रह जाएगा इनटू रो। ये हो गया आपका मास किसका, क्यूब का। अब निकाल लीजिए, बन गया क्वेश्चन। तो क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोस्तों क्या होता है, I बराबर ma² बाई 6, क्लियर है ना।
क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा था, वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिएगा कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्यूब अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू वन ऑफ इट्स फेसेस। तो देखिए ना, यही मान लेते हैं कि रूम क्या है, क्यूब है, तो सेंटर ये होगा, तो देखिए तो फेस से परपेंडिकुलर पास कर रहा है और सेंटर से पास कर रहा है, यानी ओन एक्सिस। तो ओन एक्सिस के अबाउट कितना होता है, m स्क्वायर बाई 6 होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास का वैल्यू पुट कीजिए, तो 8r क्यूब रो डिवाइडेड बाई 3√3, क्लियर, ये तो नीचे चलाएगा, और इंटू 6 और a स्क्वायर, a की जगह कितना है 2r बाई √3 इंटू 2r बाई √3 का होल स्क्वायर, ये रहा। अब यहां पर देखिए हमको ऑप्शन किसके टर्म में, m के टर्म में है, तो एक काम कीजिए ना, रो के जगह वैल्यू पुट कर देंगे ये वाला, तो m के टर्म में आ जाएगा। चलिए देखिए, अब इसको सोल्व कर लीजिएगा, ये कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर, तो 8r क्यूब बाई 18√3, क्लियर, इंटू रो का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं m बाई 4/3, तो 3 ऊपर चल जाएगा, पाई r क्यूब इंटू 4r स्क्वायर बाई 3। अब जो करता है काट दीजिए, तो कटने के लिए देखिए ना, ये 3 कैंसिल हो गया, और कुछ कटेगा 4 भी कैंसिल हो गया, और कुछ कटेगा, यहाँ से कटेगा 4 और ये हो जाएगा 9, क्लियर, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, तो यहाँ वैल्यू कीजिए 4 और ये m 4 और ये r क्यूब भी कट जाएगा जी, ये चलिए, तो 4 mr स्क्वायर बाई 9√3, 9 पाई √3, यानी ऐसा लिखिए ना इसको 9√3 पाई, इतना है ऑप्शन 4mr स्क्वायर, 4mr स्क्वायर ये है, अब बाई 9√3 पाई, पाई रूट से बाहर होगा दोस्तों, पाई रूट से बाहर आया है, देख लीजिए, क्लियर है ना। चलिए, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी आंसर हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप माइंड में रखिए। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये आपका क्वेश्चन रहा। इसमें क्या कहता है, ए सिलेंडर यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m and length l is pivoted at one end so that it can rotate in vertical plane, ताकि ये vertical plane में रोटेट कर सके। See the figure, there is negligible friction at the pivot, यहाँ पिवोट पर क्या है, निग्लिजिबल फ्रिक्शन है। फर्दर देखिए क्या कहता है, हाँ ये जो मैं बता रहा हूँ उसी को समझ में आएगा जो पहले पढ़ चुका है, तो जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जिनको एग्जाम देना है 2025 में, और जो लोग के थ्योरी सही नहीं है वो एक नीट और IIT का बैच चला है उसमें ज्वाइन कर लीजिए, और ज़्यादा वीक है तो 11th वाला बैच ज्वाइन कीजिए, 11 प्लस IIT प्लस नीट, क्लियर है ना। इसके बाद क्या कहता है, ये रोटेट कर रहा है। फर्दर क्या कहता है, द फ्री इन इज हेल्ड वर्टिकली एबव द पिवोट एंड देन रिलीज द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द रॉड व्हेन इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। चलिए देखिए इधर, यहां पर ध्यान दीजिए, इधर यही आपका है ना, ये रॉड है, शुरू में वर्टिकल था, तो कहता है कि थीटा जब एंगल बना देगा तो इस समय इसका एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा। बहुत सिंपल है, देखिए सेंटर ऑफ मास से mg लेगा, नहीं तो इसका मास रॉड का दिया है क्या, चलिए नहीं दिया तो कैपिटल M दिया है, M ले लीजिए और mg इधर लेना होगा, क्लियर है।
अब देखिए इधर, इसके कारण टॉर्क निकालना होगा इस पॉइंट के अबाउट। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा लेते हैं, लाइन ऑफ एक्शन यही हो जाएगा ना इसका, लाइन ऑफ एक्शन पर जिसके बाद टॉप निकालना होता है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यानी ये लेंथ लेना होगा, क्लियर, ये वाला लेंथ। तो फोर्स हो गया mg, mg इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये टॉर्क दे देगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये पूरा l है तो आधा कितना होगा l/2, अरे ये आधा l/2 होगा कि नहीं, क्लियर है। तो ये हो जाएगा एंगल के सामने वाला ये लेंथ कितना हो जाएगा l/2 साइन थीटा, और स्मॉल एल लिया है तो स्मॉल एल ले लीजिए, क्वेश्चन में स्मॉल एल दिया है, क्या दिया है स्मॉल एल, l/2, क्लियर, यहां से यहां तक लेंथ होगा ना। तो ये हो गया नेट टॉर्क, नेट टॉर्क बराबर आई अल्फा लिख देंगे, आ तो गया आंसर, यहाँ से अल्फा फाइंड कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा दोस्तों बताइए, l/2 साइन थीटा ना लेंथ जी, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू आई अल्फा, टाउ बराबर आई अल्फा लगाया हम फॉर्मूला, क्लियर है। तो यहाँ से कितना लिख सकते हैं mgl/2 इंटू साइन थीटा, और आई क्या होगा, इंड के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 होता है इंटू अल्फा, यहाँ से अल्फा फाइंड कर लीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा, क्लियर। यहाँ से अल्फा बराबर 3 इधर आएगा 3g साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2l, ये रहा आपका एंगुलर एक्सीलरेशन, क्लियर है। इसी में टिप पॉइंट का एक्सीलरेशन पूछेगा तो इस समय, तो टिप पॉइंट का एक्सीलरेशन निकालने के लिए a बराबर क्या लिखेंगे r अल्फा, तो r की जगह l लेना होगा इनटू अल्फा, ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे, यानी आ जाएगा 3g sin थीटा बाई 2। इसलिए ध्यान रखिएगा, कभी कभी एक्सीलरेशन पूछता है, इस पॉइंट का एक्सीलरेशन क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन पूछता है तो r की जगह l/2 ले लेते हैं, नहीं, यानी अल्फा जो होगा ईच पॉइंट का सेम होगा। तो किसी भी पॉइंट का लीनियर एक्सीलरेशन निकालना होगा तो r केवल पुट करते जाएंगे, लीनियर एक्सीलरेशन दे देगा, क्लियर है ना। ये तो यहाँ हमको पूछ नहीं रहा है, लेकिन यदि पूछता तो ठीक है। चलिए, तो कौन सा ऑप्शन, 3g sin थीटा बाई 2l, 3g sin थीटा बाई 2l, ये है ना। चलिए, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर। चलिए, इसके बाद टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसके बाद टॉर्क निकालना होता है वहां से लाइन ऑफ एक्शन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, फोर्स को आगे पीछे दोस्तों बढ़ा देते हैं, वही लाइन ऑफ एक्शन होता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा क्वेश्चन, देख के डरना नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्या कहता है इसमें, 7 आइडेंटिकल सर्कुलर प्लेनर डिशेज each of mass m and radius r are welded symmetrically as shown in figure. The moment of inertia of the arrangement revolved an axis normal to the plane के perpendicular है and passing through the point P. ये पॉइंट P दिया है, समझ गए ना। तो ये सेंटर ऑफ मास होगा सिस्टम का, क्लियर। तो पहले इलेक्ट्रिक थ्योरम लगा देंगे, बन गया क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसके बाद निकाल लीजिए। तो देखिए, इसके बाद निकालने के लिए क्या कीजिएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका हो जाएगा पैरेलल थ्योरम से, यहाँ होगा ना। तो कितना लिखेंगे, देखिए नेट आईसीएम अभी निकालना है, इसके बाद ये निकल जाएगा तो वहां से निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, इसका तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास से खुद पास कर रहा है। तो एम मास और रेडियस क्या दिया है दोस्तों, मास एम और रेडियस आर दिया है ईच का। तो एम आर स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे, एम आर स्क्वायर बाई 2,
अरे इस डिस्क का होगा ना m²/2, और इसके लिए निकालेंगे तो एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना होगा। तो इसके अबाउट m²/2, तो इसके अबाउट 3m², सॉरी ये डिस्टेंस हो जाएगा 2r, क्या हो जाएगा 2r, तो इसको निकाल देंगे प्लस कितना हो जाएगा, इसके अबाउट m²/2 प्लस इसके अबाउट लेना है तो क्या लिखेंगे m इंटू 2r का स्क्वायर, बोलिए ये r 2r ना हो जाएगा, एक जगह ये हो जाएगा एक डिस्क का, ऐसा ऐसा के गो डिस्क है, 1 2 3 4 5 6 गो डिस्क है, तो यहाँ 6 से गुना हो जाएगा। क्लियर, निकल गया। इसको सोल्व कीजिए, कितना बना m²/2 प्लस ये हो जाएगा 6 इंटू m²/2 प्लस 4m²। क्लियर है। फर्दर इसको सोल्व कीजिए, आ जाएगा m²/2 प्लस ये कितना 4 2 जाएगा 1 9/2 हो जाएगा, कर देना डायरेक्ट 9m²/2 घटता से कर दीजिए, तो इसको भी जोड़ ना दीजिए, 9 6 जा 54, अब 54 1 55, नीचे तो 2 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 55 m²/2। क्लियर। अब आपको उसके बाद निकालना है, तो देखिए अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दीजिए, ये और ये, तो ये टोटल कितना हो जाएगा सेपरेशन 3r, तो P के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा दोस्तों IP ICM प्लस m, टोटल मास लेना होगा सिस्टम का, तो टोटल मास कितना हो जाएगा सिस्टम का 1 2 3 4 5 6 7 7 डिस्क है तो 7m हो जाएगा इंटू 3r का होल स्क्वायर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया, देखिए और ये r है, ये 2r 3r ना हो जाएगा टोटल, यहां से यहां तक r और ये 2r 3r, ये दोनों एक्सिस के बीच का ये होगा IP। क्लियर। तो यहां से ये वैल्यू पुट कर दीजिए, ICM कितना हो जाएगा 55 m²/2 प्लस ये 9 और 9 6 जा क्या होता है, सॉरी 9 7 जा 63 m²। क्लियर, ठीक है ना, ठीक है ना, चलिए ठीक है। इसके बाद इसको सोल्व कीजिए, तो 55 m²/2 प्लस इतना m², इसको 2 एलसीएम हो गया, इससे लिखिए ना इसको 55 m², 2 एलसीएम लेके गुना ना कर दिए, कितना हो जाएगा 6 और 5 11 और 3 और 5 8 और 1 रह जाएगा डिवाइडेड बाय 2 m², इतना आ रहा है। ये वाला तो ऑप्शन आ रहा है, देखिए ये ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है ना। चलिए, बस क्वेश्चन में ज्ञान नहीं था, केवल बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, और है क्या कुछ नहीं, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि आईटी वाला क्वेश्चन बनाइए, नीट वाला को इसलिए बोलते हैं, यदि ये आप बना लीजिएगा तो सिंपल होता है, एकदम चुटकी में उड़ा दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, वैसे आईटी वाला भी सब क्वेश्चन देखे आसानी था, एक आध गुले दे देता है, जैसे देखिए ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा जाएगा। चलिए, कहता है ए सर्कुलर डिस्क, हर एक तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ रहता है, लेकिन आपको नीट वाला में क्वेश्चन में हर एक तरह का नहीं देता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बनाइए, इसको बनाइए। क्या कहता है, सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस b
हैज ए होल ऑफ रेडियस ए, देख रहे हैं ना, होल ए है, होल वाला के रेडियस क्या है, ए। एट इट्स सेंटर, सी फिगर, इफ द मास पर यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क वेरीज एज, मास पर यूनिट एरिया सरफेस मास डेंसिटी होता है, पता है ना। चलिए, मतलब कि सिग्मा का वैल्यू आपको दे दिया है सिग्मा नॉट बाई आर, ये है सरफेस मास डेंसिटी, यूनिट एरिया का जो मास होता है दैट इज कॉल्ड सरफेस मास डेंसिटी। यही इलेक्ट्रोस्टैट में यूनिट एरिया पर जो चार्ज होता है उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, और यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होता है उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी, यूनिट लेंथ पर जो मास होगा लीनियर मास डेंसिटी, और यूनिट वॉल्यूम पर जो चार्ज होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और यूनिट वॉल्यूम पर मास जो होगा वॉल्यूम मास डेंसिटी बोलता है। ठीक है, चलिए, तो वेरिएबल है ना। अब देखिए निकालना क्या था हमके लिए, कहता है देन द रेडियस ऑफ gyration ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, यानी इसका जो एक्सिस है इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, ऐसा क्लियर है। चलिए, बोलिए ये एक्सिस तो कैसा नहीं दिया हुआ है, जब ना कुछ लिखे तो ओन एक्सिस लेते हैं, वो ओन एक्सिस यही होगा ना। देखिए यहाँ पर यही आपका, इसको चलिए देखिए फिगर थोड़ा सा सुंदर बना देते हैं, ये रहा, क्लियर। और एक और ले लेते हैं, ये रहा, बस इधर उधर हो गया ना, अच्छा चलेगा। ये फिर आपका ये रहा, चलेगा, क्लियर है, यही है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर ये रेडियस आपको ये दिया है, ये दे दिया है, बी दे दिया है, क्लियर है। इसमें हम लोग एक एलिमेंट्री लेंगे, क्लियर, एक एलिमेंट्री कट करेंगे, कितना थिकनेस का, देखिए क्यों कट किए हैं, क्योंकि वेरिएबल है, डेंसिटी वेरी ना कर रहा है, तो जब भी वेरिएबल होगा तो हम लोग एलिमेंट्री कट करते हैं। ये रेडियस आर है तो ये कितना है, डी आर, थिकनेस कितना है इसका, डी आर है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उसका मास कितना हो जाएगा, तो डीएम बराबर एरिया हो जाएगा 2 पाई आर डी आर, और यूनिट एरिया पर मास है सिग्मा, तो इतना एरिया पर सिग्मा से गुना कर देंगे तो 2 पाई आर डी आर, सिग्मा की जगह कितना था, सिग्मा नॉट डिवाइडेड बाई आर, आर आर कैंसल आउट हो गया, नहीं यहाँ से 2 पाई सिग्मा नॉट इंटू डी आर, ये रहा, क्लियर है। अब इसका मास निकालिएगा, टोटल मास, तो टोटल मास कितना, डीएम का इंटीग्रेशन एम दे देगा, और इधर 2 पाई सिग्मा नॉट डी आर, इंटीग्रेशन ए से बी लेना होगा, तो 2 पाई सिग्मा नॉट इंटू डी आर का आर हो जाएगा, अब फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट कीजिएगा तो ये हो जाएगा, क्लियर है। अरे इसको ऐसे लिखिएगा ना, 2 पाई सिग्मा नॉट आर लिमिट फ्रॉम ए टू बी, डी आर का आर हो जाएगा। अब चलिए मास तो इसका निकल गया है, फर्दर देखिए क्या है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया, क्योंकि हमको रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालना है, इसलिए मास निकालना पड़ा है। रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है, आई जो आता है उसको एम के स्क्वायर के बराबर कर देते हैं, यही ना, यहाँ से के निकालिएगा तो रूट अंडर आई बाई एम, इसलिए एम निकाल रहे हैं। अब आई निकाल करके उसमें डिवाइड करके रूट कर देंगे, आ जाएगा आई कितना हो जाएगा, तो उस एलिमेंट्री रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा कितना, डीएम इंटू आर स्क्वायर। अरे ये एलिमेंट्री रिंग है,
आर रेडियस का है, तो इसका मास है डीएम, तो डीएम इंटू क्या लिखिएगा, मास कितना था डीएम, और टोटल मास कितना है एम। क्लियर। नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, डी का इंटीग्रेशन आई हो जाएगा, डीएम के जगह वैल्यू पुट कर दीजिए कितना 2 पाई आर डी आर आई इंटू सिग्मा, तो सिग्मा के जगह सिग्मा नॉट बाई आर है, ये डीएम हो गया इंटू आर स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन ए से बी ले लेंगे, कितना हो जाएगा, ये आर कैंसिल हो गया, यहां से दोस्तों 2 पाई सिग्मा नॉट बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर दिया ना बचेगा, तो पावर में जुटेगा उसी से डिवाइड ए से बी। क्लियर है। अब फर्दर इसको कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, चलिए ना नीचे लिख दे रहा हूँ, इसको फर्दर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 पाई सिग्मा नॉट बाई 3 इंटू बी क्यू माइनस ए क्यू, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, यही होगा ना। ठीक है। अब यहां पर देखिए हमको के निकालना है, इसमें वैल्यू पुट कीजिए, तो के का वैल्यू जो हो जाएगा रूट अंडर आई कितना था, आई ये है, यानी 2 पाई सिग्मा नॉट डिवाइडेड बाई 3 इंटू बी क्यू माइनस ए क्यू डिवाइडेड बाई रूट, थोड़ा सा बड़ा कीजिए, रूट थोड़ा और बड़ा कीजिए, डिवाइडेड बाई कितना लिख सकते हैं, चलिए देखिए इधर मास आया था 2 पाई सिग्मा नॉट, और हम समझा रहे हैं तब ना थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आप लोग वहां ध्यान नहीं समझे हुए रहेगा, नहीं बना दीजिएगा, सिग्मा नॉट बी माइनस ए, जो करता है इसे कर दीजिए, 2 पाई सिग्मा नॉट 2 पाई सिग्मा नॉट कैंसिल। ठीक है। अब आगे देखिए, एक फॉर्मूला आप लोग जानते होइएगा, बी माइनस बी क्यू माइनस ए क्यू का बी माइनस ए, इसलिए लिख रहे हैं ताकि कट जाए, और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो तो ए भी हो जाता है, ऐसा होता है फॉर्मूला, डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, ये आपका कैंसिल हो गया, और 3 जो है नीचे रह जाएगा, नहीं यानी आ जाएगा आपका रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, अरे आगे पीछे जोड़ देने का तो क्या फर्क पड़ेगा, ये आपका आंसर आएगा। ऑप्शन देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बाई 3, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है ना। चलिए, तो ये आपका बन गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको प्रैक्टिस में रखिएगा। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहां पर सरफेस मास डेंसिटी कुछ भी दे सकता है, आपको ये भी दे सकता था सिग्मा नॉट आर स्क्वायर, सिग्मा नॉट बाई आर स्क्वायर, कुछ भी दे सकता था। उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन करके निकालते हैं, तो एक क्वेश्चन से आप कई क्वेश्चन बना सकते हैं इस टाइप का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40 पर यह क्वेश्चन कहता कि सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r इज डिवाइडेड इनटू 2 अनइक्वल पार्ट्स, 2 अनइक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। किसको? सॉलिड स्फीयर को दोस्तों। फर्स्ट पार्ट हैज ए मास ऑफ 7m/8 लीजिए। कहता है कि ये वो पार्ट का जो मास है एक पार्ट का मास है 7m/8 और टोटल मास कितना था m, तो सेकंड वाला पार्ट का मास m - 7m/8, इसमें तो कोई शक नहीं है, तो m/8 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक हम लोग का काम हो गया। अब आगे देखिए क्या करता है। कहता है क्या कि एंड 7m/8 है एक पार्ट का, एंड इज कन्वर्टेड इनटू यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस 2r।
कहता है कि इसको जो है डिस्क में कन्वर्ट कर दिया जाए। क्या में कन्वर्ट कर दिया गया? डिस्क ऑफ रेडियस 2r। क्लियर? ठीक है ना? चलिए फर्दर देखिए क्या करता है। द सेकंड पार्ट इज कन्वर्टेड इनटू ए यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। सेकंड पार्ट को किस में कन्वर्ट किया? सॉलिड स्फीयर। यानी ये वाला पार्ट हो गया सॉलिड स्फीयर। क्लियर? अब आगे देखिए, लेट I1 be the moment of inertia of the disk about its axis। तो I1 क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क क्या है? I2 be the moment of inertia of the new sphere about its axis। तो दोनों का रेशियो पूछ रहा है, पहले निकालिए। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका रेडियस तो 2r दिया हुआ है, तो इसमें तो कुछ दिमाग लगाना नहीं है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr² बाय 2। अब मास कितना लीजिएगा? इसको m डैश कर दे रहे हैं, नहीं सॉरी m1 मान चुके हैं, इसको m1 लिखिए ना। m1 का वैल्यू कितना लीजिएगा? 7m/8। ये हो जाएगा 4r² और 8 नीचे चला जाएगा इंटू 2 रहेगा। सही किए? इसका वैल्यू पुट किए यार, कुछ नहीं किए हैं। कितना हो जाएगा? ये से ये कैंसिल, मतलब 7mr²/4 हो जाएगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया। अब इसमें चलिए, तो इसमें जो है रेडियस इसका नहीं दिया, तो नहीं दिया है तो चलिए दिमाग लगाते हैं। इसका रेडियस नहीं दिया है और उसका मास कितना है? m/8। तो इसका भी तो मास वही ना होगा, केवल हमको रेडियस निकालने का काम हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले डेंसिटी क्या होगा? वॉल्यूम मास डेंसिटी m/4/3πr3। शुरू में स्फीयर का रेडियस क्या था? कैपिटल R, और मास कितना था? m। तो वॉल्यूम मास डेंसिटी इतना लिख सकते हैं ना? बोलिए, लिख सकते हैं। और ये जो न्यू स्फीयर हुआ इसका वॉल्यूम 4/3πr3, तो उसका मास कितना हो जाएगा? यानी m2 बराबर लिखेंगे 4/3πr3 इनटू डेंसिटी, होगा ना? चलिए, अरे यूनिट वॉल्यूम का मास ये है, तो इतना वॉल्यूम का मास कितना? गुना करेंगे कि नहीं? m2 आपको दोस्तों m/8 दिया है, और इधर हो जाएगा 4/3πr3 इनटू m/4/3πr3। अब देखिए यहाँ से स्मॉल r निकल जाएगा, नहीं, और m से m कैंसिल, यहाँ से स्मॉल r जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? r3 को इधर भेजिए, तो r3/8, और ये क्यूबिक रूट हो जाएगा ना 1/3। बोलिए, तो ऊपर r आ जाएगा, और 8 का क्यूबिक रूट कितना होता है? 2 होता है, r/2 हो जाएगा। देखिए कैलकुलेशन भी एकदम आसान हो जाता है। तो IIT वाला कैलकुलेशन एकदम आसान दे रहा है, लेकिन जाने समझिए कि गलत हो रहा है। चलिए देखिए, ठीक है, r/2 एकदम डायरेक्ट आ गया। अरे 8 का क्यूबिक रूट क्या? 8 को 2 × 2 × 2 नहीं लिख सकते हैं, तो 3 को में एक बाहर हुआ, इसमें r × r × r एक बाहर हो गया। अब चलिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 जो हो जाएगा 2/5। सॉलिड स्फीयर में बनाया है, क्या था? सॉलिड स्फीयर, ठीक है। द सेकंड पार्ट इज कन्वर्टेड इनटू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। हॉलो रहता तो 2/3 लगाते फॉर्मूला, इसमें 2 I × r², तो स्मॉल r मान है, तो 2/5 m2 m/8, और ये हो जाएगा r/2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 2/5 यानी हो जाएगा 2mr² बाय
ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 40, तो 160 आ जाएगा ना। क्लियर है? इसको mr² बाई 80 लिखिएगा। अब दोनों का रेशियो निकालना है, निकाल दीजिए, आ गया। तो दोनों का रेशियो I1 बाई I2, I1 कितना था? I1 is 7 mr² बाई 4, 7 mr² बाई 4 डिवाइडेड बाई mr² बाई 80, तो 7 mr² बाई 4 इंटू 80 ऊपर चल जाएगा, mr² कितना हो जाएगा? कैंसिल कीजिए, ये हो जाएगा आपका 20, यानी कितना? 140 आ जाएगा दोस्तों, यानी I1 बाई I2 जो हो जाएगा 140। है कोई ऑप्शन? देखिए, नहीं रहेगा तो कैलकुलेशन चेक करना पड़ेगा, फिर है सही है ये ऑप्शन। तो देखिए, जितना भी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ सबका आंसर तक आ जा रहा है, इसलिए कैलकुलेशन पर एग्जाम में थोड़ा सा कमांड रखना है, यानी कि हुरहुरा करके सब क्वेश्चन में गलती कर देना, आंसर नहीं मिल रहा है, फिर रीचेक एग्जाम में रीचेकिंग वाला प्रोसेस छोड़ देना है। जितना रीचेक कीजिएगा ना, उसके बदले में दूसरा क्वेश्चन बना दीजिएगा। तो इसलिए कैलकुलेशन पर अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये नहीं कि जितना कर रहे हैं सब गलती ही कर रहे हैं, तब फिर आपको नीट और IIT फिर उखाड़ने में दिक्कत होगा। इसलिए दोस्तों, ये जरूर आप कैलकुलेशन पर प्रैक्टिस जरूर कीजिए और ऐसा कैलकुलेशन कीजिए। देखिए, हम जितना कर रहे हैं सब एक ही बार में आ जा रहा है, रीचेक का जरूरत ही नहीं पड़ रहा है। देखा दो, मैं शायद पढ़ गया, वो अलग चीज़ है, लेकिन अब ये नहीं कि 10 क्वेश्चन बना रहे हैं और उसमें से 8 को रीचेक करना पड़े। क्या पढ़ते हैं आप जी? क्लियर है ना? इसलिए रीचेकिंग का प्रोसेस में रीचेक करते हुए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता होगा, इसलिए रीचेकिंग से अच्छा है कि आप अच्छा से कैलकुलेशन करते हुए जाइए, कैसे गड़बड़ा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप मेरे बात पर 100% बिलीव कीजिए। देखिए, सब चीज़ का हम प्रूफ देते जा रहे हैं, क्लियर है ना? सब चीज़ का प्रूफ देते जा रहे हैं, इसलिए तो 100% बिलीव कीजिए और जितना मैं कर रहा हूँ ना उतना ऑल सब्जेक्ट्स में करके जाइए और देखिए आप बहुत बेहतर रैंक लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए नमस्कार।